प्रशासनिक विवरण की, जिसकी रवि जी ने बात करी थी कि हमारा 3 टायर सिस्टम जो है, मैं इस चीज को इसलिए यहाँ रखना चाहता था ताकि आप एक संविधान के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद फिर ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारा जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर सिस्टम पे है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और सदस्यता के शाखा के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर ही इट इज हेडेड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट फॉर 2 years। देयर इज अ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि हमने जून 2018 में उनका यहाँ पे आयोजन भी किया था मीटिंग का। NSC is the body who decides all the policies and directions of the organization। और राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय सभा होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रांतीय स्तर पे अगेन इट इज हेडेड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट और इसकी भी एक प्रांतीय वर्किंग कमेटी होती है और प्रांत की भी एक प्रांतीय सभा होती है। शाखा, जैसा कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं, हेडेड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्रांच प्रेसिडेंट एवरी ईयर। ऊपर के 2-2 साल में होते हैं, ब्रांच के लिए हर साल होते हैं। ब्रांच की वर्किंग कमेटी होती है, शाखा के साधारण सभा होती है जिसको हम GBM बोलते हैं, और पूरे ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते, रन होते हैं, वो ब्रांच ही करती है। अगर आप देखोगे तो राष्ट्र और प्रांत कोई भी प्रोग्राम के आयोजक नहीं होते हैं, कभी भी कोई ना कोई दायित्व कोई शाखा लेती है। और यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जितने भी रेड स्पॉट्स दिए हुए हैं वो एक संवैधानिक समिति है जिसके की संविधान में विवरण है। नेशनल NSC, राष्ट्रीय सभा, प्रांतीय वर्किंग कमेटी, प्रांतीय सभा, ब्रांच वर्किंग कमेटी और शाखा साधारण सभा। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए कि हर शाखा का ये दायित्व है, हर वर्किंग कमेटी का ये दायित्व है कि उसकी उस शाखा की सदस्य, कुछ इंटरनेट स्टेबल नहीं है, मैं 1 सेकंड रुकूंगा। नितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? भैया हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपकी कितनी संख्या है, 1 to 50, 50 to 100, 100 to 200 या 200 से ज्यादा, उसके बारे में वो परिभाषित है कि आप कितने सदस्यों को प्रांतीय सभा में भेज सकते हैं और कितने सदस्यों को राष्ट्रीय सभा में भेज सकते हैं। वो आपकी संख्या पे डिपेंड करता है। तो वर्किंग कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी सदस्य हैं, और यहाँ पे सदस्य का मतलब ये है कि जितने भी सदस्यों का आपने फीस राष्ट्र को भेजा हुआ है, आपने अपने रिकॉर्ड में दिखाया हुआ 150 सदस्य, लेकिन राष्ट्र में 35 लोगों का या 50 लोगों का मेंबरशिप फीस भेजी हुई है, तो आपकी शाखा की सदस्यता 50 ही मानी जाएगी और आप उसी 50 के हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो, आप राष्ट्रीय सभा और प्रांतीय सभा में अपने मेंबर को मनोनीत कर सकते हो। मेंबर कोई जरूरी नहीं है वर्किंग कमेटी का ही होना चाहिए, वो साधारण सदस्य भी मनोनीत हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है सभी के लिए। बहुत जल्दी अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें कवर करनी है। इसमें जो 2 साल आप बोल रहे हैं ना, अमेरिका से अभी नया कुछ चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 3 साल किया है इसको। लास्ट जो मीटिंग हुआ था इसमें शायद 2 ऑप्शन है, पहले 2 साल या 3 साल दोनों ये पहले रहता है। 3 साल था, उसको 2 साल किया उसको गया। 2 साल किया गया है विकास जी। ये अभी पटना में जो हुआ था ना, उसमें ये किया गया है। और इसमें एक और चीज किया गया है कि सेंट्रल का जो चुनाव होगा उसके साथ प्रांत का चुनाव दोनों साथ साथ होगा, और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो भी चुने जाएंगे वो भी इसी साथ चुने जाएंगे। तो अब ये अलग अलग चुनाव नहीं होगा, ये एक साथ ही सारा चुनाव होगा। ओके, बहुत क्विकली अगर किसी का कोई सवाल है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब संगठनात्मक कार्य क्या करते हैं हम। पहला, हमारे क्या संगठन के प्रति कार्य है। कार्यकारिणी को विधिवत गठन करना हमारा कार्य है। शाखा सदस्यों की सही सूची बनाना हमारा कार्य है। शाखा सदस्यों का शुल्क लेना और राष्ट्र को वो शुल्क प्रेषित करना, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल काम है। उसके बाद राष्ट्रीय सभा और प्रांतीय सभा के सदस्यों को मनोनीत करना, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, उसको करना भी हमारे वर्किंग कमेटी का ही काम है। उसके बाद सदस्यता देना या मना करना, प्लीज नोट करें,
आपके पास अगर कोई मारवाड़ी आता है और आपको लगता है कि हमें इसको सदस्यता नहीं देनी चाहिए फॉर वॉट एवर रीजन, आपको वर्किंग कमेटी में उसको डिस्कस करिए और उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम सदस्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको हमें लगता है कि इसको सदस्यता देने से हमारे संगठन में दुविधा पैदा होगी या हमारे कहीं पे कोई इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको मना भी कर सकते हैं। उसके बाद शाखा चुनाव का समय में करना और सुचारू रूप से करवाना, और शाखा का सही हिसाब किताब रखना, ये सभी चीज हमारे संगठनात्मक कार्यों में आते हैं। और भी बहुत से काम होंगे, मैंने प्रयास किया है कुछ बिंदुओं को यहाँ पे रखने का। आगे बढ़ता हूं। हमारे कुछ मूलभूत बुनियादी गतिविधि कार्य भी हैं संगठनात्मक कार्यों के अलावा, और वो हैं जैसे कि हमें सालाना कार्यक्रमों की सूची बनानी चाहिए एज अ वर्किंग कमेटी, हमें कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए, हमें सालाना बजट बनाना चाहिए, हमें कार्यक्रमों के लिए धनराशि कहां से आएगी उसको जुटाना चाहिए, हमें राष्ट्रीय प्रकल्पों पे भी कार्यक्रम करना चाहिए। जब मैंने प्रकल्प पे बात की थी तो मैंने बोला था 3-4 प्रकल्पों को हमें लेना चाहिए, तो शाखा को राष्ट्रीय प्रकल्पों के कार्यक्रमों को भी करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रांत द्वारा दी गई समय समय पे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, और मंच के संविधान एवं शाखा निर्देशिका का पालन करना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है। ये हमारे कुछ बुनियादी बेसिक टास्क हैं जो हमें एज ए वर्किंग कमेटी जरूर करने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी मारवाड़ी युवा मंच के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस चीज को दिमाग में मेरा निवेदन है कि फिट कर लीजिए, आप एक ब्रांड एम्बेसडर है। आज बहुत खुशी की बात है कि बेंगलोर में या और भी बहुत से शहरों में, कर्नाटक के और भी शहरों में मारवाड़ी युवा मंच में जो लोग आए और उसके बाद वो दूसरे संगठन में गए, तो उन्होंने वहां पे भी युवा मंच का और उस संगठन का नाम रोशन किया है। और खुशी की बात है कि मारवाड़ी युवा मंच एक प्लेटफॉर्म के रूप में, व्यक्ति विकास के रूप में भी कार्य कर रहा है, और आप लोग सभी उसके शुभचिंतक हैं और सहभागी हैं, और आप सभी ब्रांड एम्बेसडर है युवा मंच के। आगे बढ़ता हूं कि पदों की जिम्मेदारी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है, हर कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी है, लेकिन समय को इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन तीनों के पदों की जानकारी दूंगा, और उसी में से सारे कार्यकारिणी की भी जिम्मेदारी निकल के आएगी। पहला है शाखा अध्यक्ष। शाखा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं कि शाखा अध्यक्ष की जितनी जिम्मेदारियां हैं उसमें शाखा उपाध्यक्ष, जिसको कि हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी निहित है। इट इज इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाखा अध्यक्ष। उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। पहला, सभी शाखा की मीटिंगों का अध्यक्षता करना शाखा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। शाखा के कार्यक्रमों को कार्यकारिणी को देना, डेलीगेट करना, क्या कार्यक्रम होंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सब शाखा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। शाखा के कार्यक्रमों पे पैनी नजर रखना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भविष्य में कब होगा, अगले 3 महीने का क्या प्रोग्राम है, 6 महीने का क्या प्रोग्राम है, मेरे पूरे कार्यकाल में क्या क्या प्रोग्राम होंगे, उस सभी चीजों पे उसकी पैनी नजर होनी चाहिए। उसके बाद शाखा के कार्यक्रमों को समय पे करना। उसके बाद शाखा सदस्यों का मनोबल हमेशा बनाए रखना, तभी मोटिवेट करके रखना, और राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के निरंतर संपर्क में रहना। ये सभी चीजें शाखा अध्यक्ष के कार्यों में आती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होंगी, हमने कुछ कुछ बिंदुओं को यहाँ टच किया है। आगे बढ़ता हूं। शाखा सचिव। शाखा सचिव एक्चुअली किसी भी शाखा की रीढ़ की हड्डी होता है, वो बैकबोन होता है किसी भी शाखा का। और जो भी शाखा सचिव की मैं जिम्मेदारियां यहाँ रखने वाला हूं, जो कि 6 बिंदु हैं, उनके शाखा सचिव के साथ सह शाखा सचिव जो हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां इन्हीं में परिभाषित होती हैं। और वो एक्चुअली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, शाखा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, एंड ही इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रधान संवर्गक भी हैं वो शाखा के। सचिव जो भी कार्य करता है, कार्य सचिव ही करेगा, लेकिन अध्यक्ष के आदेश पे, अध्यक्ष की राय लेकर के, अध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के। सचिव सेतु का काम करता है सदस्य और कार्यकारिणी के बीच में। सेकंड,
उसको कार्यकारिणी बुलाना, सभा बुलाना, उसके बाद कार्यकारिणी सभा का समन्वय रखना, कार्यकारिणी सभा के मिनट्स बनाना, शाखा के कार्यक्रमों की मीटिंग रिपोर्ट करना, राष्ट्र और प्रांत की इकाइयों को रिपोर्ट करना, और उसके बाद शाखा की वार्षिक रिपोर्ट बनाना। ये सचिव की मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो कि संविधान में लिखा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा अलग अलग पदाधिकारियों को कि संविधान के उन सेक्शंस में आप जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को पढ़िए और कोशिश करिए उसको निर्वाह करने की। इसी के साथ मैं शाखा कोषाध्यक्ष की तरफ आगे बढ़ता हूं। फिर से वही बात रखता हूं कि जॉइंट ट्रेजरर, शाखा सह कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारियां इन्हीं 6 बिंदुओं में निहित है। आगे बढ़ता हूं। शाखा शुल्क समय पे लेना, शाखा का सही हिसाब किताब रखना, शाखा का बैंक अकाउंट संभालना, शाखा का आर्थिक बजट बनाना, शाखा के अकाउंट्स को मेंटेन करना और संयुक्त लेखाकार मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना, और आईटी रिटर्न आदि का जो भी जिम्मेदारी है उसको करना, प्लस सचिव और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के जो भी स्टेट की रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड है उसके प्रावधानों में जो भी रिटर्न और फॉर्मेलिटीज है उन सब चीजों को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर पूरी करे। तो ये मूल रूप से इनके बारे में एक पदों की जिम्मेदारियों को रखा मैंने। आगे बढ़ता हूं। अब शाखा की कार्यकारिणी सभा के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे अगले सेक्शन में जाने से पहले। शाखा की कार्यकारिणी के क्या उद्देश्य हैं? उनके मूल 5 उद्देश्य है कि कार्यक्रमों को गति देना, ये कार्यकारिणी का काम है। हर चीज कार्यकारिणी। नितेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया, आगे बढ़िए। कार्यकारिणी सभा हर कार्यक्रम को गति देती है। कार्यकारिणी एक्चुअली शाखा का इंजन है और पूरी ट्रेन उनके सदस्य और पूरी शाखा है, तो कार्यकारिणी उसको गति देती है। उसके बाद हर निर्णय लेना कार्यकारिणी का काम है। उसके बाद किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श करना कार्यकारिणी का काम है। समय समस्याओं का निदान करना, कोई विकट समस्या आ गई, किसी चीज को क्लियर करना है, प्रांत या राष्ट्र के साथ समन्वय करना है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है, इन सभी चीजों को शाखा कार्यकारिणी का कार्य है। उसके बाद नीचे नए विचारों का स्वागत करना, ये भी कार्यकारिणी का काम है। आप अपने आप को 4 दीवारी में नहीं बांध के रख सकते। शाखा की कार्यकारिणी आपको नए विचार को आने देना पड़ेगा। आप नदी की तरह काम प्रवाहित रहना चाहिए। कोई भी नई स्ट्रीम अगर नदी में आकर के नए आइडिया दे रही है, नई चीजों को करने को प्रोत्साहित कर रही है, पर इसमें बशर्त यही है कि वो मूलतः हमारे संविधान और ब्रांच मैनुअल के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज, जो भी चीजें हमारे संविधान, हमारे मंच दर्शन और इन सब चीजों पे परिभाषित है या उसके पैरामीटर्स के अंदर में है, उन सभी नए विचारों को हमें स्वागत करना चाहिए। अब शाखा कार्यकारिणी समिति सभा में जो हम मीटिंग्स करते हैं उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, ये मीटिंग के बारे में। जैसे पहला, नोटिस और एजेंडा। हमें 21 दिन का नोटिस देना चाहिए वर्किंग कमेटी के लिए और एजेंडा डिफाइन करके भेजना चाहिए। उसके बाद कोरम क्या होना चाहिए? 5 का कोरम है या 20% ऑफ योर वर्किंग कमिटी विच एवर इज लोअर, वो कोरम है। तो वो कोरम अगर नहीं है तो आप स्थगित कर दो 15 मिनट के लिए, फिर से वो मीटिंग हो सकती है बिना कोरम के, लेकिन उसमें वही विषय लिए जा सकते हैं जिसके लिए मीटिंग रखी गई थी, कोई नए विषय नहीं ले सकते हैं। ये कोरम का एक जानकारी है, मुख्य बिंदु है। प्रोटोकॉल को मेंटेन रखना चाहिए। जब भी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता वही करता है जो उस यूनिट का अध्यक्ष है। शाखा मीटिंग है, कोई भी शाखा की मीटिंग शाखा अध्यक्ष ही करेगा, प्रांत की मीटिंग प्रांतीय अध्यक्ष ही करेगा, राष्ट्र की मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेगा। अगर कोई बड़ा पदाधिकारी भी वर्किंग कमेटी, ब्रांच की वर्किंग कमेटी में उपस्थित है, फिर भी उसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप ऑफ दैट मीटिंग विल बी डन बाय द ब्रांच प्रेसिडेंट ओनली। आगे बढ़ता हूं। बैठने का क्या तरीका है? ऐसे नहीं हो कि हमने जो अध्यक्ष है उसको कहीं साइड में बैठा दिया है और कोई नॉर्मल मेंबर बीच में बैठा है, नहीं, वो एक तरीका नहीं है। हमें एक सुचारू रूप से ही बैठना चाहिए, जिसको हम डायस सीटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर जरूर रखना चाहिए हमारी मीटिंग का।
मिनट्स बनाना चाहिए, उसके बाद स्वागत भाषण होना चाहिए और धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु है मीटिंग के बारे में। अब यहाँ पे मेरा मूलतः जो संविधान, ब्रांच मैनुअल, हमारे सेटअप, इन सब चीजों के बारे में जिनकी जानकारी थी मैंने रख दी है आप लोगों के सामने। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति।